हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचकेआरएन से कर्मचारियों को दिया तोहफा। कहा, निगम के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,06,464 से पहले अनुबंध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में दिया मनोहर जवाब। कहा, लू से बाहर वाले डॉक्टर्स को विशेष भत्ता। भत्ते के साथ डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ के एरियर का फायदा। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि निगम के गठन एक कल्याणकारी स्कीम के तहत किया गया है और उसी के तहत परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए से कम है और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है उनको निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। तो एचकेआरएन से कर्मचारियों को मनोहर तोहफा। निगम के जरिए लोगों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर 1,06,464 से पहले अनुबंध। कर्मचारियों को एचकेआरएन में पोर्ट किया। 95,424 कर्मचारियों को सहमति जताई। 6,736 लोगों की दोबारा डिमांड आई। 4,380 लोगों ने ज्वाइन किया। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की पहल। कौशल रोजगार निगम की व्यवस्था शुरू। स्थायी नौकरी की प्रक्रिया अलग है। एचकेआरएन के माध्यम से होता है अनुबंध। अनुभव, आयु, वार्षिक आय के आधार पर प्राथमिकता। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पारदर्शी है। लाख 6,464 जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको उसमें पोर्ट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से पोर्ट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर पोर्ट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं, पहले से जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया। तो उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। शेष का भी समय है जो उसको ज्वाइन करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंटली अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था। उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हजार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है। वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआरएन के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है, इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें सबको पता होता है मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है।
कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे हुए वो उसको देते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अभी तो जिले में हम सेम जिले में नौकरी मिलेगी, उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे। अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है। इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है। जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम, उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा जाता है। नौ जिले के नढ़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को दिए जाने वाला विशेष भत्ता बंद करने के संबंध में सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को विशेष भत्ता वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है और इसी के साथ समय समय पर इसका रिव्यू भी किया जाता है। पहले ये भत्ता केवल डॉक्टर्स को ही दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे अन्य वर्ग के कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है। विधानसभा में मनोहर जवाब, नूह से बाहर वाले डॉक्टर्स को विशेष भत्ता। ये भत्ता डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को एरियर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जवाब दिया। पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से एक प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था, तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। वो तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं हैं, ये तब तक की सुविधा ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले वहां जाए। तो ये इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए। वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी। जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड, उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार के विभागों से ली गई है। और उसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के परिसर की चारदीवारी का निर्माण करवाने के लिए एक रास्ते को बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि 147 करोड़ की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भू मालिकों से 110 एकड़ अतिरिक्त जमीन उनकी सहमति से ली, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो एविएशन हब के लिए मनोहर जानकारी सामने आई। सरकारी विभागों से ली गई 7200 एकड़ जमीन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया, जमीन राज्य सरकार के विभागों से ली। ई भूमि पोर्टल के जरिए सरकार ने जमीन खरीदी, भू मालिकों से जमीन उनकी सहमति से ली गई। 147 करोड़ से 110 एकड़ अतिरिक्त जमीन ली। 7200 एकड़ में बनेगा एविएशन हब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली। जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है। उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करेंगे। वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है।
इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूं इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि किसानों को हमने अवेयर किया, उन्होंने उस बात को माना भी। पिछली बार 6,700 केस थे और इस साल केवल 3,000 केस हुए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं है, आप उसे बताइए, हम इंतजाम करेंगे। किसानों को ये मनोहर धन्यवाद सामने आया है। किसानों को हमने अवेयर किया, ये बात खुद सीएम ने कही। पराली ना जलाने के लिए अवेयर किया गया। किसानों ने हमारी बात मानी, इसलिए इस साल कम केस आए हैं। किसानों ने कम पराली जलाई, पिछले साल की अपेक्षा कम पराली जलाई गई। किसानों ने सरकार की बात को माना है। किसानों ने पराली ना जलाने की अपील जिस तरीके से सरकार की तरफ से की गई थी, हम पराली का इंतजाम करेंगे, ये बात खुद सीएम ने कही। पराली की जानकारी सरकार को दें, पराली से खाद भी बन सकता है, वेस्ट आइटम का उपयोग बढ़ेगा, वेस्ट आइटम से भी फायदा होगा। पराली के माध्यम से किसान की आय बढ़ेगी, पराली को पूंजी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, प्रदूषण के संकट को हम दूर करेंगे। हरियाणा के किसानों को हमने अवेयर किया है, उनको सचेत किया है और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के किसानों का। उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6,700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6,700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3,800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। आप इकट्ठे करने के लिए सरकार को बताइए, जो साधन चाहिए वो हम देंगे, मशीन देंगे, बेलर देंगे, इकट्ठी करिए। आपकी बिक्र नहीं है तो बिकवाएंगे और मान लो कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप इकट्ठा करके उसको एक जगह डंप कर दीजिए, उसका खाद भी बन सकता है। थोड़ा जमीन की आवश्यकता होगी, गड्ढे बना करके उसमें दबा देंगे तो 2 महीने में, महीने में उसका कंपोस्ट का खाद भी बन सकता है। इस चीज को कभी भी हम ऐसा ना समझें कि वेस्ट है, और इस वेस्ट की बजाय इसका उपयोग जब बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी। हम जो कहते हैं किसान की आय हमने डबल करनी है, तो केवल फसल में से ही डबल हो जाएगी ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें जो अभी तक किसान के उपयोग में नहीं आ रही हैं, चाहे वो पराली है, चाहे वो उसका गोबर है, चाहे उसका मूत्र है, चाहे उसकी और ऐसी चीजें, दूध उत्पादन है, अन्य जितने भी किसान के काम ऐसे उसके हैं, उसके साथ उसको जोड़ करके किसान की आय को डबल करने के लिए हर चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और किसान हमारा ऐसा नहीं है, एक बार उसको ध्यान में आ जाए तो उस अपील को मानता भी है। इस नाते से पराली को पूंजी इस रूप में उपयोग करें। जितने विचार हमने यहाँ किए हैं, इसमें से जो नए विचार आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। और इस समय जो एक संकट है, एक प्रदूषण का संकट है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो हमारे जिम्मे काम होगा उसका पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।